आप सभी को मेरा नमस्कार। अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं और मानते हैं कि मुंह का कैंसर या गले का कैंसर जो लोग तंबाकू खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको ही होता है। मैं डॉक्टर विनीता गोयल फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में कैंसर स्पेशलिस्ट की तरह काम कर रही हूँ। पिछले 20 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ। मैं टाटा हॉस्पिटल मुंबई से ट्रेंड हूँ और वहीं पे पहले काम करती थी। मैं आज आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि क्या ये फैक्ट सच है या जो लोग कभी भी तंबाकू या बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करते, क्या उनको भी मुंह और गले का कैंसर हो सकता है या नहीं। अगर मुंह और गले के कैंसर की हम लोग बात करें तो मुंह और गले के कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जो एक परेशान करने वाली स्थिति हमारे सामने आती है वो ये कि अक्सर विमेन, लेडीज़ जिन्होंने ना कभी तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग किसी चीज़ का सेवन किया, वो भी अब हमारे पास कई बार मुंह और गले के कैंसर से आने लगे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि उसका क्या कारण होता है। देखा गया है कि कुछ लेडीज़ में या कुछ इवन मेन में जहाँ टोबैको यूज़ करने की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर कोई शार्प टीथ है, कोई दांत है जो जीभ या गाल के किसी हिस्से पे कांस्टेंट इरिटेशन या पेन कर रहा है या अल्सर कर रहा है, तो अक्सर ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर्स और इरिटेशन भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ और मुंह के इन्फेक्शंस होते हैं जैसे लाइकन प्लैनस या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है, वो भी नॉन टोबैको यूज़र लोगों में कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा मान के बैठ जाना कि मेरे मुंह का या गले का जो छाला है या जो गांठ है, मैंने कभी टोबैको यूज़ नहीं किया तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता, ये तथ्य सही नहीं है। हम सभी को कहते हैं कि अगर आपके मुंह में, गले में या शरीर में कोई भी ऐसी तकलीफ़, गांठ, छाला, कोई भी दिक्कत है जो 2, 3, 4 हफ्ते के साधारण इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, देन इट इज़ टाइम कि हम अपने डॉक्टर से जाके दोबारा से कंसल्ट करें, सलाह लें और एक ये सवाल पूछें कि डॉक्टर साहब कहीं ये कैंसर से रिलेटेड तो नहीं है। और उसके लिए जो भी टेस्ट वो सजेस्ट करें, चाहे वो कभी कभी बायोप्सी या टुकड़े की जांच या CT स्कैन, MRI, जो भी आपके डॉक्टर रेकमेंड करें, प्लीज़ डू इट टाइमली। समय के रहते रहते उस टेस्ट को किया जाए। जब मैं बायोप्सी की बात कर रही हूँ तो मैं आज एक और भी भ्रांति को यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं, हमारे पास मरीज़ आके ये सवाल पूछते हैं कि क्या बायोप्सी करने से कैंसर स्प्रेड हो जाता है, क्या छेड़ने से कैंसर स्प्रेड हो जाता है। सो ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। देखिए, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हम बात करते हैं कैंसर्स को ऑपरेशन से रिमूव करने की। तो अगर ऐसा कोई भी तथ्य सही होता, कोई भी ऐसा फैक्ट सही होता कि कैंसर को बायोप्सी करने से या चाकू लगाने से या सर्जरी करने से वो स्प्रेड हो जाता है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी उसको कभी एंडोर्स ही नहीं करती। सो दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। आप इससे दूर रहें। आपके डॉक्टर जैसे सलाह दें वैसे ही उसका इलाज करें। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को मुंह और गले का कैंसर हो जाता है उसका इलाज कैसे होता है। कैंसर के इलाज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है डायग्नोसिस, कंफर्मेशन कि कैंसर है या नहीं है, और अगर है तो किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल, जीभ का कैंसर का भी अलग अलग टाइप हो सकता है, गले के कैंसर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो बायोप्सी हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है अक्सर कि कैंसर है या नहीं है और उसका टाइप क्या है। सेकेंड स्टेप होता है किसी भी कैंसर के इलाज में उसका करेक्ट स्टेज, कि बीमारी किस स्टेज में है। इन दोनों तथ्यों के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट का क्या इलाज होना है। स्टेज करने के लिए किसी भी कैंसर को हमें पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है। ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट हम लोग एग्जामिन करते हैं मरीज़ को। दूसरा, जैसी ज़रूरत होती है CT स्कैन या MRI या कभी कभी एंडोस्कोपीज़ करते हैं। और थर्ड स्टेप जो कि अक्सर रिक्वायर्ड होता है वो होता है PET CT स्कैन। PET CT स्कैन एक पूरी बॉडी का स्कैन होता है जिसमें कहीं भी कोई कैंसर के अंश बॉडी में होते हैं तो उसके डिटेक्शन में ये टेस्ट हमें काफ़ी हेल्प करता है। फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये ओवर द काउंटर टेस्ट नहीं है। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के प्लीज़ ये टेस्ट ना करें, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट हो सकता है। पेट स्कैन का इंटरप्रिटेशन क्यों डिफ़िकल्ट होता है, इसको भी थोड़ा सा हम समझेंगे। पेट स्कैन में हमें कुछ चीज़ें, मतलब कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं, नोड्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो चमकते हुए दिखते हैं। बट पेट स्कैन में हर जो चीज़ चमक रही है वो हर चीज़ कैंसर नहीं होती। तो उसका इंटरप्रेट करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कैंसर से रिलेटेड है, कौन सी चीज़ बॉडी में फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल है जो चमक रही है।
और हर कैंसर में पेट स्कैन की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो इसलिए अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही पेट सीटी स्कैन करें। नाउ एक बार अगर किसी पेशेंट को हमने क्लिनिकली देख लिया, उसकी बायोप्सी हो गई और जो भी रेलेवेंट टेस्ट हो गए, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कैंसर के इलाज में, वो आता है ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन। ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन का मतलब है कि कैंसर के जो 3 प्रमुख स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमो देते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो रेडिएशन थेरेपी करते हैं, और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर सर्जरी करते हैं, ये एज अ टीम बैठ के एक साथ हर पेशेंट के सारे डिटेल्स इंक्लूडिंग ऑल स्कैन्स, रिपोर्ट्स सब डिस्कस करते हैं और इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उस पेशेंट के लिए, उस कैंसर की स्टेज के लिए क्या उपयुक्त इलाज है। जनरली मुंह और गले के कैंसर्स के इलाज में, खासकर मुंह के कैंसर्स के इलाज में, इलाज अक्सर ऑपरेशन से शुरू होता है अगर कैंसर कहीं फैला नहीं है और कैंसर को ऑपरेशन करके सूटेबली निकाला जा सकता है। ऑपरेशन करने की भी जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी इवॉल्व कर गई हैं। ऑपरेशन करने की टेक्निक्स में ये देखा जाता है कि किस तरह से सेफली ट्यूमर को निकाला जाए, लेकिन पेशेंट के फेस में बहुत ज़्यादा डिसफिगरमेंट ना हो, और अगर ज़रूरत हो प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन की तो उसको साथ साथ किस तरह से प्लान कर लिया जाए। एक बार जब ऑपरेशन हो जाता है, बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ये डिसाइड होता है कि पेशेंट को आगे कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है, या सिर्फ ऑपरेशन के बाद रेडिएशन की ज़रूरत है, या रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों की ज़रूरत है। मैं एज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट अब आपको एक जर्नी पे लेके जाऊंगी और ये एक्सप्लेन करूंगी कि मुंह के कैंसर्स की रेडिएशन कैसे होती है। जो मुंह और गले के कैंसर्स की रेडिएशन है, उसके लिए जनरली पेशेंट को पहले हम पोजीशन करके उनका एक मोल्ड बनाते हैं, एक सांचा बनाते हैं, ताकि पेशेंट रेडिएशन के टाइम पे हिले नहीं। एक सीटी स्कैन करते हैं और आज के टाइम में हर पेशेंट की जो है कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग करते हैं। कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स पे बैठ के सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन्स, सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में लोड करके ये डिसाइड किया जाता है कि रेडिएशन को किस पार्ट में फोकस करने की आवश्यकता है और कौन से नॉर्मल पार्ट्स को बचाना है। ये जो रेडिएशन की मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इनका नाम है IMRT और IGRT। रेडिएशन थेरेपी की जो प्लानिंग है लगभग उतनी ही इंटेंसिव और कॉम्प्लेक्स होती है जितनी की सर्जरी होती है। पहले ये बहुत आसान था कि जैसे सपोज़ किसी को जीभ के एक पार्ट में कैंसर है, फिर भी हम लगभग पूरी जीभ को रेडिएशन दे रहे हैं। आजकल हम क्लोजली जाके उस पार्ट को आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलरली उस जगह पे रेडिएशन को फोकस करते हैं, जिसके 2 एडवांटेजेस होते हैं। एक एडवांटेज तो है कि जब हम फोकस करके रेडिएशन दे रहे हैं तो डिजीज़ कंट्रोल, कैंसर कंट्रोल बेटर होता है। दूसरा एडवांटेज है कि हम नॉर्मल पार्ट्स को बेटर बचा पाते हैं, जिससे कि पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। रेडिएशन थेरेपी करने के लिए पेशेंट्स को अक्सर हमें एक मशीन पे लिटाना होता है, जिसको लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं। ये जो मशीन है ये ओपन मशीन होती है, ये क्लोज्ड मशीन नहीं होती है सीटी और एमआरआई की तरह, तो जनरली पेशेंट्स उतने परेशान नहीं होते इस पे लेटने में, कंफर्टेबली लेट पाते हैं। रेडिएशन करते समय मशीन पेशेंट के आसपास घूमती है पर पेशेंट को कहीं टच नहीं करती। पूरा ट्रीटमेंट पेनलेस होता है और माउथ और गले के कैंसर की रेडिएशन में पेशेंट को कोई हेयर लॉस नहीं होता। मैं ये 2 चीज़ें स्पेसिफिकली यहाँ पे बताना चाहती हूँ क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं 2 चीज़ों के डर से अपना इलाज कई बार नहीं कराते या अधूरा छोड़ देते हैं कि हमें इलाज कराने में दर्द होगा, परेशानी होगी, कष्ट होगा या हमारा हेयर लॉस हो जाएगा। रेडिएशन करने के समय में जब एक्चुअली रेडिएशन करते हैं तब पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होता है, लेकिन रेडिएशन का ट्रीटमेंट लगभग 6 हफ्ते तक चलता है। 6 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है। 5 डेज़ इन अ वीक, हफ्ते में 5 दिन मरीज़ को घर से आके रेडिएशन करवाना होता है। उस दौरान पेशेंट को कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मुंह में छाले पड़ते हैं, गले में छाले पड़ते हैं, खाना खाने में दिक्कत होती है, पर ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी होते हैं। एक बार रेडिएशन कंप्लीट हो जाती है तो पेशेंट के ये साइड इफ़ेक्ट्स लगभग रिवर्स हो जाते हैं। मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आज कैंसर का ट्रीटमेंट क्लियरली अवेलेबल है। ज़रूरत है समय पे डायग्नोसिस, समय पे ट्रीटमेंट करने की, कंप्लीट ट्रीटमेंट करने की, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके और हेल्दी करने की। थैंक यू। एक बार कैंसर का डायग्नोसिस और स्टेज होने के बाद जब हम रेडिएशन की प्लानिंग करते हैं तो हम डॉक्टर्स आजकल के दिनों में इस कंप्यूटर रूम में बैठ के प्रिसाइज फोकस रेडिएशन की प्लानिंग करते हैं। जब हम प्रिसाइज या फोकस्ड रेडिएशन की प्लानिंग करते हैं
तो हम CT स्कैन, MRI, PET CT स्कैन सब इन्फॉर्मेशंस को कंप्यूटर में फीड करके पॉइंट आउट करते हैं कि हमें कहाँ किस जगह पे रेडिएशन को अप्रोप्रिएटली फोकस करना है। इस स्कैन में आप देख सकते हैं कि ये MRI की पिक्चर है जो कुछ ट्यूमर का हिस्सा, कैंसर का हिस्सा हमें दिखा रही है और ये दिखा रहा है कि कहाँ पेशेंट की लिम्फ नोड्स हैं। MRI हम लोगों ने CT स्कैन से फ्यूज़ किया है और CT स्कैन में भी हम उसी ट्यूमर को वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एरिया में हमने अपनी रेडिएशन की लाइट को फोकस करना है अप्रोप्रिएटली। इसका एडवांटेज होता है प्रिसाइज रेडिएशन which gives better disease control, which means lesser side effects. These modern techniques of radiation are called as IMRT and IGRT. Precise radiation का मतलब है सटीक रेडिएशन। जैसे कि कैंसर का ऑपरेशन करते हुए सर्जन सिर्फ उसी भाग को निकालता है जो कैंसर से ग्रसित होता है, उसी तरह से रेडिएशन में भी हम उसी पार्ट पे फोकस करते हैं जो कैंसर से ग्रसित होता है, ना कि पूरे ऑर्गन पे। इसका एडवांटेज है लेसर साइड इफ़ेक्ट्स, बेटर कंट्रोल। और क्या चाहिए हमें कैंसर के इलाज में। सो ये ट्यूमर है जिसको हमने CT स्कैन पे आइडेंटिफाई किया है और ये इसमें कुछ लिम्फ नोड्स हैं जो कैंसर से ग्रसित हैं। इसको प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करने के लिए हम CT स्कैन को MRI से फ्यूज़ करते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। एक ही सेक्शन में हमारे पास CT और MRI दोनों हैं। सिमिलरली हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स में PET स्कैन भी होता है इसी फोकस में जहां हम उसको भी यूज़ करते हैं। रेडिएशन प्लानिंग की जो मॉडर्न टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं VMAT, IMRT, IGRT। इसका मतलब ये है कि रेडिएशन के ट्रीटमेंट के टाइम पे पेशेंट के अराउंड मशीन एक चक्कर लेती है, एक राउंड लेती है, घूमती है और जहाँ रेडिएशन को फोकस करना है, जहाँ उसको कंप्यूटर डिक्टेट करता है कि रेडिएशन को फोकस करना है, उस एरिया में रेडिएशन को फोकस करती है। और आइडिया ये होता है कि जो नॉर्मल पार्ट है माउथ का, ग्लैंड्स का, स्पाइनल कॉर्ड का, उन सबको प्रोटेक्ट करते हुए हम इस रेडिएशन को इस तरह से फोकस करें। एज डॉक्टर्स हम जब ये प्लान्स बनाते हैं तो ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है, काफ़ी समय लगने वाला काम होता है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जितना किसी कैंसर की सर्जरी में टाइम लगता है उतना ही एक पेशेंट की रेडिएशन की प्लानिंग में भी समय लगता है। मल्टीपल प्लान्स बनाते हैं, उन प्लान्स को आपस में कंपेयर करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हमें इसमें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं और अप्रोप्रिएट प्लान सेलेक्ट करते हैं। तो कैंसर के इलाज में, रेडिएशन के इलाज में ये ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी भी हो और टीम ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हों, एक अच्छी मशीन भी हो और एक्सपीरियंस्ड और काबिल डॉक्टर्स हों जो इसको ठीक से एग्जीक्यूट कर सकें। अक्सर एक माउथ और थ्रोट के कैंसर की प्लानिंग में ओवरऑल 8 to 10 आवर्स का, 8 से 10 घंटे का हमें समय लगता है उसको अप्रोप्रिएटली प्लान करके एग्जीक्यूट करने में, स्टार्ट करने में। रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को हम इस मशीन पे लेटाते हैं। मशीन पे लेटा के पेशेंट का जो हमने मोल्ड बनाया होता है इस तरह का, वो उस पर लगाया जाता है। इस मोल्ड का पर्पस है कि रेडिएशन के टाइम पेशेंट बिना हिले कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा रहे। रेडिएशन की मशीन के अंदर एक CT स्कैन ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, ये उसका CT स्कैन का पार्ट है। तो जब पेशेंट लेट जाता है तो ये मशीन पेशेंट के आसपास घूम के पेशेंट का पहले एक स्कैन लेती है। इस स्कैन को हमने जो रेडिएशन की प्लानिंग के समय में स्कैन लिया था उससे मैच किया जाता है। इस रेडिएशन की टेक्निक को हम IGRT कहते हैं। एक बार जब मैचिंग हो जाती है तो इसी पोजीशन में इसी तरह से घूमते हुए पेशेंट को रेडिएशन ट्रीटमेंट किया जाता है। रेडिएशन का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट के टाइम पे कुछ फील नहीं होता है। डरे नहीं, अपना इलाज पूरा करें।